नमस्कार दोस्तों, एपी वॉइस न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रमोद सैनी। खरगोन बड़वानी लोकसभा सीट पर पोरलाल खरते को कांग्रेस का टिकट मिलने के बाद क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह का माहौल है। पोरलाल खरते अपने लोकसभा क्षेत्र में टिकट मिलने के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से मिलकर जीत की रणनीति बना रहे हैं। विधायक मोंटू सोलंकी ने पोरलाल खरते का पुष्पहार से स्वागत किया तथा उनका मुंह मीठा कराया। इसके बाद नगर में जुलूस निकाला गया। इसके पश्चात खरते का काफिला बलवाड़ी होते हुए अपने गृह ग्राम मेंदलिया पानी पहुंचा, जहां पर ग्रामवासियों ने पोरलाल खरते का स्वागत किया। वहीं बहन ने उनकी आरती उतारी तथा माता पिता के पैर छूकर पोरलाल ने उनसे आशीर्वाद लिया। इसके बाद माता पिता ने पारंपरिक रूप से पूजा पाठ कर उन्हें 500 रुपये शगुन के और विजय श्री का आशीर्वाद दिया। हमारी टीम पोरलाल से बात करने उनके गृह ग्राम मेंदलिया पानी पहुंची। सरल और सहज स्वभाव के पोरलाल ने हमारे सवालों का जवाब बड़ी ही मुखरता के साथ दिया। आइए जानते हैं उनके संघर्ष से लेकर लोकसभा का टिकट मिलने तक की कहानी, कैसा रहा उनका सफ़र। हमारे एमपी वॉइस न्यूज़ की खास बातचीत। नमस्कार दोस्तों, एमपी वॉइस न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रमोद सैनी। आज हमारे साथ में हमारी पूरी टीम, एमपी वॉइस की टीम आज ग्राम मेंदलिया पानी में उपस्थित है, जो कि बड़वानी जिले के सेंधवा का एक छोटा सा गांव है। और ये गांव अब एक साधारण गांव नहीं रहा। इसे देखने के लिए हम यहाँ पर आए और हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं उन्हें कांग्रेस पार्टी ने अपना लोकसभा का उम्मीदवार घोषित किया है। बहुत ही कम समय में आज युवा चेहरे पोरलाल जी खरते हमारे बीच में मौजूद हैं, जिन्होंने राज्य स्तरीय कर अधिकारी के पद पर रहते हुए इन्होंने स्वेच्छा से त्यागपत्र दिया और ये सामाजिक जीवन में आए। आइए इनसे जानते हैं और इनका यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा, इसके बारे में चंद सवाल पूछते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। इतने कम समय में आपने संघर्ष किया। शुरू से एक छोटे से गांव से निकल करके आप पहले शासकीय सेवा में गए। शासकीय सेवा में जाने के बाद में आपने वहां पर अपने दायित्व का निर्वाह किया। उसके बाद में आप शासकीय सेवा को छोड़कर सामाजिक क्षेत्र में आए। आखिर ऐसा क्यों आपको महसूस हुआ कि आपको शासकीय सेवा में रहने के बाद में भी सामाजिक क्षेत्र में आने की जरूरत? देखिए, आज जो देश में हालात हैं, बात आप बड़ी-बड़ी कर लीजिए, बात करने से लोग बोलते हैं ना कि पेट नहीं भरता, है ना? तो चाहे शिक्षा की बात हो, सारा प्राइवेटाइज़ेशन हो रहा है, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, सारा का सारा प्राइवेटाइज़ेशन में जा रहा है। सरकारी स्कूल और सरकारी दवाखाने में लोग इलाज नहीं करवाना चाहते, लोगों का विश्वास उठ रहा है। इसका मतलब क्या? आप बोल रहे एक तरफ देश उन्नति कर रहा है और दूसरी तरफ लोगों की जो है सरकारी व्यवस्था से विश्वास उठ रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं व्यथित करने वाली हैं। दूसरा, जैसे आपने सवाल किया कि एकदम कैसे आए, तो एकदम आने का कोई प्रश्न नहीं है। दूसरा सवाल आपका ये भी था कि आपका संघर्ष कैसा रहा? तो प्राइमरी स्कूल से लेकर मिडिल और हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, तो मैंने चौथी तक तो गांव में शिक्षा ग्रहण की। फिर 5वीं से 8वीं तक वर्ला हॉस्टल में और 9वीं से 12वीं तक मॉडल स्कूल में, और फिर कॉलेज जो है बड़वानी कॉलेज से मैंने किया। तो इस पूरे सफ़र में मेरा जो संघर्ष है, वो संघर्ष बोलते ना कि दाने-दाने के लिए संघर्ष, पैसे-पैसे के लिए संघर्ष, है ना? और कैसा सिचुएशन है संघर्ष का कि मैं पढ़ाई करता था, तो मैं पीथमपुर की फैक्ट्री में जाके 2 महीने की छुट्टी में काम किया, 16-16 घंटे तक काम किया। मैं जो यहाँ महाराष्ट्र लगा हुआ हमारा गाँव है, चोपड़ा से लगा हुआ, बॉर्डर है मेंदलिया पानी, तो चोपड़ा के पास में खेती किसानी का काम मजदूरी में किया। और जब कपास की काड़ियाँ निकालते थे हम चिमटे से, तो उधर महाराष्ट्र में कपास बहुत बड़ी होती है। तो
बड़े बुजुर्ग भी मजदूरी कर रहे हैं, मैं बिल्कुल 10वीं का पढ़ने वाला बच्चा, वो भी मजदूरी कर रहा है वहाँ पर। चिमटे से जब वो कपास की काड़ी निकालते थे, वो निकलती नहीं थी, पूरी ताकत लगाना पड़ती, जैसे निकलती तो हम गिर जाते थे, और वो भी शाम को आधा किराया या आधी मजदूरी देते थे। तो मेरा पहला संघर्ष वहाँ चालू हुआ कि एक कपास का वो डंठल निकालने के लिए जितनी मेहनत एक वयस्क व्यक्ति कर रहा है, उतनी मेहनत मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन उसको पूरी मजदूरी मिल रही है और मुझे आधी मजदूरी मिल रही है, ऐसा क्यों? तो मैं आधी मजदूरी लिया नहीं, संघर्ष हुआ और बीमार हो गया। मैं डॉक्टर के पास में गया, तो डॉक्टर ने बोला कि क्या हुआ? मैं ऐसा-ऐसा हुआ। तो उनने उस मालिक को बुलाया और बोला कि ये होनहार बच्चा है पढ़ाई में, इसकी मदद करो, तो पूरी मजदूरी मेरे को दी। तो संघर्ष मेरा पूरे जीवन का ही संघर्ष है। आप हर एंगल से बात करोगे, तो सब जगह पे संघर्ष निकलेगा। तो जैसे आपने बोला कि एकदम राजनीति में कैसे आए? तो 20 साल की सर्विस करना ये मेरा पहले से ही तय था। परिवार को पूरी तरह से मैंने आश्वस्त कर लिया था, परिवार को विश्वास में लिया। जिस दिन मैंने नौकरी छोड़ी, उस दिन मैंने संस्कृति, प्रकृति, संविधान, लोकतंत्र संरक्षण अनवरत यात्रा का शुभारंभ किया, और उस यात्रा के माध्यम से हम निरंतर लोगों के बीच में घूम रहे हैं। तो जब हम यात्रा प्रारंभ किए, तो घर पे मेरे बेटा, बेटी, मेरी पत्नी, मेरे भाई ने इंदौर में आरती उतारी। फिर हम गाँव में आए। गाँव में आकर मम्मी, पापा, भाई जो भी लोग रह रहे हैं उनसे मैंने सहमति ली, उनने मेरी आरती उतारी कि अब आपको बड़ा काम करना है। तो मतलब मेरा परिवार में मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे मम्मी-पापा, भाई-बहन, इतना रिश्तेदार ससुराल वाले इतना नहीं। मेरा परिवार पूरे इलाके के लोग हो गए, पूरे देश के लोग हो गए। तो मैंने ये तय कर लिया कि मुझे बड़ा काम करना है लाइफ में। और ये राजनीति में आने का जो कारण है, मेरे साथियों का, मेरे कार्यकर्ताओं का जो आग्रह है, उसकी वजह से मैं राजनीति में आया। और उसमें भी मैंने जैसे बोला कि शून्य से शिखर तक हर हर फील्ड में हम पहुँचे, चाहे पढ़ाई की बात हो, नौकरी की बात हो या सामाजिक कार्य हो। तो वैसे ही मैंने राजनीति भी शून्य से ही प्रारंभ की, और जो भी काम किया ज़िंदगी में ईमानदारी से और पूरी मेहनत से किया। तो पूरा जो मेहनत मैंने की पिछले 6-7 महीने से फील्ड में काम करके, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जनतांत्रिक पार्टी है, लोगों की भावना की कद्र करती है। तो यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, जैसे बूथ, सेक्टर, मंडल, ब्लॉक, जिला, अलग-अलग प्रकोष्ठ, फिर अलग-अलग विधानसभा के प्रभारी, लोकसभा प्रभारी, सर्वे वाले, सबकी रिपोर्ट में हम फिट पाए गए, और मुझे आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया गया। आप आपका जो जीवन रहा काफ़ी संघर्षमय रहा, तो आपके परिवार के बारे में थोड़ा बताइए, कितने लोग हैं, कैसा बचपन आपका था? और ऐसी कोई बात आपको ऐसी लगती हो, ऐसा कोई किस्सा आपको याद हो कि जिससे आपको बहुत पीड़ा हुई, कुछ दर्द हुआ कि आपकी जो स्थिति थी? हम मेरे 2 बेटे हैं, और पढ़ाई की बात करें तो मेरे मम्मी-पापा मेरा बेटा क्या पढ़ाई किया नहीं जानते, मेरे बेटा कौन-सी नौकरी की है नहीं जानते हैं, आज भी, ये सिचुएशन में भी। दूसरा जो एक वाक़ये की बात करी, जब मैं बीएससी फाइनल ईयर में था, मेरा हॉस्टल में भी सिलेक्शन नहीं होता था, बड़वानी अदर ब्लॉक का होने की वजह से। तो मैं भूकंप मापी केंद्र में कलेक्टर की स्पेशल परमिशन से रह रहा था। हुँ। और राशन मेरा ख़त्म हो गया, तो मैं 4, 5, 8 दिन तो हॉस्टल में चले गए, खाना खाने के टाइम पे चले गए। उनको एहसास नहीं हो, लेकिन मैं खाना खाने के टाइम पे चले गया, घंटी बजी और उनके साथ में बैठ के खाना खा लिया। मेरे मित्र के घर कमरे पे चले गया, खाना बनाने का टाइम हुआ, खाना बना लिए, खा के आ गए। तो लेकिन कब तक? तो फिर मैंने बोला मेरे छोटे भाई को, हीरालाल खरते को, कि मैंने कहा तुम घर जाओ, और घर जाके तुम पैसे लेके आओ। तो यहाँ आया, तो उसको घर पे पैसे नहीं मिले। 15 दिन हो गए, तो कई दिन मैंने भूखे भी घर वो भूकंप मापी केंद्र में गुजारे। और फिर ये बात प्रोफेसर संजय साठे जो मेरे गुरु थे, उनको पता चली कि यार पोरलाल दिक्कत में है, तो उन्होंने घर बुलाया। बोले यार तू ऐसा क्यों बोले संकोच कर रहा है? तेरे पास में राशन नहीं है, तेरे पास में पैसे नहीं है, तेरा भाई घर गया। लोगों ने बता दिया उनको, मेरे दोस्तों ने। तो हमको बताइए। तो मैंने कहा सर मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहता, मेरा संघर्ष मेरे साथ में है। तो उन्होंने मेरे को उस टाइम पे आप आटा दिए, नमक दिए, पैसे दिए, मिर्ची दिए, तो लोगों ने मेरे को बहुत मदद की यहाँ तक आने में। फिर एक ऐसा वाक़या है कि मैं कॉपी किताब नहीं खरीद पाता था। कॉलेज में मतलब एक ही ड्रेस में किया। प्रेम सिंह जमरा जी मेरे प्रेरणा स्रोत रहे। जब उनकी छात्रवृत्ति मिली तो वो कपड़े लेके आते मेरे लिए। मतलब ऐसे रोचक वाक़या मेरी लाइफ़ में, आप मेरे साथ में घंटों बैठे रहेंगे, तो मेरी पूरी लाइफ़ संघर्ष की है।
तो ये जो संघर्ष है ये मेरे अकेले का नहीं, ये पूरे आदिवासी समाज का संघर्ष है, ये पूरे गरीब लोगों का। फिर वो आदिवासी समाज किसी भी धर्म पंथ को मानने वाला, गरीब तो गरीब है। तो ये जो पीड़ा है, ये पीड़ा मेरे से देखी नहीं जाती। और मैंने सोचा कि हम रोड पे संघर्ष करेंगे, जन आंदोलन से हम जुड़े हुए हैं, लेकिन उसका नतीजा नहीं निकल रहा है। तो लोकतंत्र में एक सिस्टम है, देश संविधान के मुताबिक चलता है, 5 वर्ष में इलेक्शन होता है। इलेक्शन में जो भी कैंडिडेट आता है, जनता मैंडेट देती है और वहाँ जाके कानून कायदे बनते हैं। तो मैं पैसे दे के लोगों की मदद नहीं कर सकता हूँ, मैं इलाज करवा के लोगों की मदद नहीं कर सकता, लेकिन सिस्टम में जाके पॉलिसी पे स्ट्रोक करते हैं। हम पॉलिसी सही यदि बनती है तो कई लोगों का हम भला कर सकते हैं। तो मेरा जो मकसद है सिर्फ पद पा लेना, प्रतिष्ठा पा लेना, पैसा कमा लेना, ये मेरा मकसद नहीं है। मैं क्लास 1 सुपर क्लास 1 में हो सकता था, मेरी 20 साल की नौकरी हुई, 20 साल की नौकरी में छोड़ के आया, तो ये मेरे लाइफ का कोई मकसद नहीं है। लेकिन इलाके के लिए एक बड़ा काम करना, ऐतिहासिक काम करना, और लोग अच्छा जीवन खुशहाली से जिए, है ना। व्यापारी लोग डर के माहौल में काम कर रहे हैं, है ना। कई प्रकार की समस्या है, तो इस समस्या को लेकर मैं पॉलिसी में हस्तक्षेप करूं, और इसलिए मैंने राजनीति में प्रवेश किया है। आप खरगोन बड़वानी लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं। जी आप इस क्षेत्र में पूरे अनवरत यात्राएं करते रहे हैं। जी आदिवासी समाज से आप आते हैं, जी। यहाँ पर क्या स्थिति है वो भी आपने देखा हुआ है। जी जी आप क्या प्रमुख समस्या मानते हैं इस क्षेत्र की, इस लोकसभा क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं और उसका किस तरह से समाधान हो सकता है यदि जी आप जी जीत करके आते जी हैं जी या आपको मौका मिलता है तो? जी जी। देखिए, पहली जो समस्या है इस इलाके में, सबसे ज़्यादा जो मजदूर है या किसान मजदूर है या किसान है, ठीक है। तो इन लोगों, हमारे जो आदिवासी लोग हैं या इस इलाके के जो भी लोग निवास कर रहे हैं, उनके एक तो कृषि के जो छोटे हैं, और ऊपर से बिजली की समस्या। आप 24 घंटे किसानों को बिजली मिलना चाहिए, नहीं मिलती है ना। सिंचाई ढंग से होती नहीं। तो मौसम आधारित कृषि होती है, और खेती का जो कम होने की वजह से पलायन होता है यहाँ से। महाराष्ट्र जाते, गुजरात जाते, राजस्थान जाते, यहाँ तक कि हमने कोरोना में देखा, चूँकि हमारा नेटवर्क पूरे देश में है सोशली, केरल, तमिलनाडु तक यहाँ के लोग पहुँच गए, है ना। तो जो रोजगार की तलाश में लोग जा रहे हैं, है ना, एक बड़ी समस्या है। और ये जो वाकया लोग एक ही एंगल से देखते हैं कि यार गरीब लोगों का नुकसान है, नहीं, यहाँ जो व्यापारी वर्ग है सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। यदि व्यक्ति यहाँ नहीं रहेगा तो उनका ग्राहक भी नहीं होगा। व्यक्ति को पास में पैसा नहीं आएगा तो दुकान पे नहीं जाएगा, खरीदी नहीं करेगा, उसका भी प्रॉफिट नहीं होगा। हम एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये बड़ी समस्या पलायन है एक तो, है ना। दूसरा, शिक्षा। हालांकि अभी जागरूकता आई, यहाँ जन आंदोलन वाला क्षेत्र है ये, है ना। यहाँ क्रांतिकारियों की भूमि है। यहाँ खाजा नायक की बात कर लीजिए, भीमा नायक की बात कर लीजिए, बिरजू नायक की बात कर लीजिए, यहाँ क्रांतिकारियों की जमीन है। तो जन जागरण हुआ है। जन जागृति की वजह से कई सारे लोग अच्छा एजुकेशन प्राप्त भी कर रहे हैं। लेकिन एजुकेशन प्राप्त होने के बाद भी 10-10, 15-15 साल हो गए, उनको नौकरी नहीं मिल रही, रोजगार नहीं मिल रहा है, उनके आजीविका के साधन नहीं जुटा पा रहे हैं। तो एक बड़ी समस्या है। फिर जो गांव के गरीब लोग हैं, जहाँ जनजागृति नहीं है, उनके स्कूलों के ठिकाने नहीं है, टीचर नहीं है, तो ये एक बड़ी समस्या है यहाँ पर। फिर यदि हम बात करते हैं हेल्थ की, तो हेल्थ, स्वास्थ्य की बड़ी समस्या है। हॉस्पिटल बना दिया आपने, गांव-गांव में हॉस्पिटल बना दिए, लेकिन डॉक्टर नहीं है, नर्सेस नहीं है, सपोर्टिंग स्टाफ नहीं है। उसको जो जाँच, जो एक आइडेंटिफ़ाई करना चाहिए कि कौन-सी बीमारी, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, उसके विषय में कोई यहाँ पे संसाधन नहीं है। तो एक बड़ी समस्या है हेल्थ की। और यहाँ के जो मजबूर लोग हैं, फिर सेंधवा जाते हैं। सेंधवा में भी जो हॉस्पिटल है, पर्याप्त सुविधा की नहीं है। चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात हो, प्राइवेट हॉस्पिटलों की बात हो, वहाँ डॉक्टर नहीं है, संसाधन नहीं है। इंदौर जाते हैं, बड़ौदा जाते हैं, धुलिया जाते हैं, वहाँ हमारे लोग लूटे जाते हैं। तो ये एक प्रमुख समस्या है। तीसरी जो चीज़ है, यहाँ पर पीने के पानी की समस्या है। कई सारे लोग जंगलों में रहते, पीने का पानी नीचे तक जाते हैं, नीचे खाई में उतरते, वहाँ से लेके आते, ऐसी अनेकों समस्या है। तो इन समस्या को लेकर हम जनता के बीच में जा भी रहे हैं। कई लोग यहाँ जनप्रतिनिधि हुए, यहाँ 15 साल से भाजपा का सांसद रहा है, अलग अलग लोग रहे हैं, और राज्यसभा सांसद हैं, मिनिस्टर रहे हैं। उसके बाद भी उनके गांव में दौरे नहीं हैं, गांव के सुख दुख में लोगों के साथ में शरीक नहीं है। तो ये एक बड़ा एक कम्युनिकेशन गैप है, संवेदना का गैप है। तो इन सबकी भरपाई के लिए हमने तय किया कि हम राजनीति में आए। जैसे कि आपने बोला आप आएंगे तो क्या करेंगे। देखिए,
दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है, बशर्ते आपको चिंतन करना है, सही दिशा में आगे बढ़ना है, आपका स्वार्थ नहीं होना चाहिए। आप यदि पब्लिक लाइफ में आए हैं तो पब्लिक लाइफ आपको जीना पड़ेगी, लोगों की समस्या को आपकी खुद की समस्या समझना पड़ेगा। बेरोजगारी है यहाँ पर, सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, बैकलॉग के कई सारे पद खाली है आज भी, लेकिन सरकार निकम्मा है, असंवेदनशील है। लेकिन स्किल डेवलपमेंट के ऊपर लंबा काम किया जा सकता है, हेल्थ के ऊपर भी ठीक से काम किया जा सकता है, बड़ी प्लानिंग है। हम लोग यदि हमारी क्षेत्र की जनता जो मुझे आशीर्वाद देगी, निश्चित रूप से आशीर्वाद देगी, हमको अवसर मिलता है तो इन सब चीज़ों पे हम काम करेंगे। बिजली के विषय में भी हम लोग लगातार जन आंदोलन के माध्यम से काम कर रहे हैं। यदि पॉलिसी में हस्तक्षेप करने का अवसर मिलता तो पॉलिसी में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हम करवाएंगे जिससे कि किसानों को अपने सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली मिले। एजुकेशन के विषय में, चूंकि व्यक्ति शिक्षित कर दीजिए, आप उसको भिखारी मत बनाइए कि एक बार भीख दे दी और फिर खत्म हो गया तो फिर आपके पास में खड़ा हो गया, नहीं, आप उसके लिए स्वावलंबन के लिए काम कीजिए। तो स्वावलंबन के लिए आपको व्यक्ति को एजुकेट करना पड़ेगा, अच्छी शिक्षा देना पड़ेगी। तो ये सब पॉलिसी से हो सकती है। मैं किसी को पैसे देके न तो इलाज कर सकता हूँ, न ही किसी की शिक्षा में मदद कर सकता हूँ, लेकिन पॉलिसी में सुधार करके हम ये सब काम कर सकते हैं। लगातार 3 बार से लोकसभा क्षेत्र में भाजपा विजयी होती रही है। पिछली बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी 2 लाख से अधिक मतों से मतलब पराजय का मुंह उनको देखना पड़ा। आप अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं और आप किस तरह से ये सोच रहे हैं कि आप इसमें मतलब विजयी होंगे? देखिए, जो लोकतंत्र का महापर्व में जो चुनाव होता है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है और लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं लोग, इसलिए लोग भ्रमित भी होते हैं। लेकिन ये जो चुनाव होगा, देश में जो चुनाव हो रहा है, राहुल गांधी की बात कर लीजिए, एक राजा आदमी, देश का सबसे बड़ा आदमी, रोड रोड पे घूम रहा है, गांव गांव जा रहा है। देश का जो, मैं तो आप लोगों की तारीफ करूंगा कि आप लोग इतनी एक दुर्गम स्थल पे आके मेरी बात को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन देश में ऐसा हो रहा है कि एक ही तरफ की बात की जा रही है, एक ही व्यक्ति की बात दिखाई जा रही है। तो लोगों को पहुंचने के लिए, और ये मुद्दों का चुनाव होगा, ये लोगों की समस्या का चुनाव होगा, और लोगों के बीच में हम लगातार बात कर रहे हैं और लोग आश्वस्त हैं, लोग विश्वस्त हैं। और ये जो मुद्दे को लेके हम जाएंगे, हमको देश में क्या माहौल चल रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, हमको लोगों के मुद्दों को लेके लोगों के बीच में जाना है और लोग समझ रहे हैं। और हमारे कार्यकर्ता में काफ़ी उत्साह है, हमारे कार्यकर्ता परेशान हो गए। वो एक विचारधारा की बात नहीं कर रहा मैं, वो किसी भी विचारधारा की बात कर लीजिए, झूठ है ना, लोगों को भ्रमित करना, मुद्दे से भटकाना है ना, अपने देश की बात ना करते हुए दूसरे देश की बात करना है ना, अनावश्यक मुद्दे को मुद्दे बनाना, तो लोग अब समझ चुके हैं। और पूरे इलाके में यूथ, आप देखिएगा आने वाले समय में यूथ का एक हुजूम देखने को मिलेगा, एक अलग तरीके का यह चुनाव आप लोगों को देखने को मिलेगा। आपके माध्यम से भी ये सब चीज़ें लोगों तक जाएगी। तो ये बदलाव की एक शुरुआत है, हम बदलाव के लिए आए हैं, सब कुछ छोड़ के, तो बदलाव करके रहेंगे। और कार्यकर्ता में उत्साह, लोगों का विश्वास और लोगों के मुद्दे पे बात हो रही है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि ये चुनाव हम जीतेंगे। लेकिन जीतेंगे इतना नहीं, एक ऐतिहासिक रूप से जीतने वाले हम। पिछले समय में क्या हुआ हमको कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम नई शुरुआत कर रहे हैं, बदलाव के लिए बात कर रहे हैं। तो बदलाव के लिए हम जनता के बीच में जा रहे हैं, और जनता का जो उत्साह, कल मुझे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लोकसभा का प्रत्याशी घोषित किया, आज मैं कई सारे लोगों से मिला, तो नॉट ओनली कांग्रेस के कार्यकर्ता बल्कि दूसरी विचारधारा के लोगों में भी उत्साह है, हमारी एक कार्यशैली को लेकर, हमारी ईमानदारी को लेकर, हमारी जो काम करने, लोगों के प्रति संवेदना को लेकर। तो हम प्रचंड मतों से जीतने वाले। क्षेत्र में लोगों की जो है शुरू से मांग रही है, लगभग 20 वर्षों से लोग मांग करते रहे हैं कि यहाँ पे रेलवे लाइन होना चाहिए। तो इसको लेकर के आप क्या प्राथमिकता से कार्य करेंगे? यदि आप इस चीज को किस रूप में देखते हैं कि कर पाएंगे? हम जो या क्यों नहीं हो चुनाव पा जी रहा है? हम जो चुनाव में जा रहे हैं, तो ऐसे ही हम हवा में नहीं जा रहे हैं। हमारे पास में सारे एंगल से काम हो रहे हैं, रिसर्च हो रही है। रेलवे को लेके आपने नाम सुना होगा, ओपी खंडेलवाल साहब, जो मेरे गुरु भी रहे हैं, कई वर्षों से काम कर रहे हैं, उनसे मेरा लगातार संवाद है। जिस भी स्टेज पे हैं, जहाँ तक भी पहुँची हैं, जहाँ अधूरी है उसको आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे, और यहाँ के लोगों को वो रेलवे में सफ़र करने का अवसर भी मिलेगा, आप विश्वास कीजिए। तो ये थे हमारे साथ पोरलाल खरते जी, जो लोकसभा के उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, जिन्होंने अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी, जनता के मुद्दों को उन्होंने समझा, अनवरत यात्रा करते रहे, सार्वजनिक जीवन में
वे लोगों के सतत संपर्क में रहे, इसके साथ ही शासकीय सेवा में भी रहे और अपना संघर्ष भी इन्होंने बताया। और इसी के साथ MP वाइस के लिए प्रमोद सैनी। धन्यवाद।